हेलो एवरीवन। सो कई सारे लोग पूछ रहे थे कि यार किसी भी चैप्टर को हम लोग परफेक्ट कैसे करें, हाउ टू परफेक्ट एनी चैप्टर। ठीक है, मतलब यार चैप्टर्स तो बहुत सारे हैं, चैप्टर्स हम पढ़ भी लेते हैं बट वो हमसे परफेक्टली नहीं हो पाते। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूंगा कि इस सब्जेक्ट के चैप्टर को कब समझे कि वो आपका परफेक्ट हो गया है, कब समझे कि नहीं हुआ है। वैसे चैप्टर्स कभी भी परफेक्ट नहीं होते, ये बात याद रखना। क्योंकि देखो आप क्या करते हो, 10th तक इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस हो गए ना, बहुत सारे हो गए। फिर 11th 12th में क्या होता है, मराठी निकल जाता है, सोशल साइंस निकल जाता है, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी ये रह जाता है। बाकी आप उसकी जगह कुछ और लेते हो तो वो बात अलग है। 12th के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो और इंग्लिश, हिंदी में से सिर्फ एक सब्जेक्ट रह जाता है। या तो मैथ्स से ही परफेक्शन करने लगते हो आप, या तो फिजिक्स से करने लगते हो, या केमिस्ट्री से करने लगते हो, या बायो से करने लगते हो, किसी एक से। ठीक है, जैसे आगे चल के आप फिजिक्स में किसी पर्टिकुलर एक चैप्टर से परफेक्शन कर रहे हो, जैसे वेव्स की स्टडीज कर रहे हो, ठीक है, तो उस वेव्स कैसे एक पर्टिकुलर एक ब्रांच है फिजिक्स की, उस एक पर्टिकुलर ब्रांच में आप उस किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में परफेक्शन करते हो लास्ट में। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में लास्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से भी कई सारे लोग परफेक्शन करते हैं, मतलब स्टडीज करते हैं उसके बारे में और डीप में। तो चैप्टर्स देखो आगे चलते चलते आप किसी एक चीज़ के ही बारे में पढ़ते हो, वो बात अलग है। बट अपना जो 10th का है वो हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे, 10th में वापस आते हैं। चैप्टर कभी परफेक्ट नहीं होता है, ये मैं बताना चाहता था। तो यस, चैप्टर्स को आप लोग कभी भी परफेक्ट नहीं बोल सकते। ऑलवेज ऐसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करेंगे जो आपको फंसा देंगे, बट अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम पैटर्न और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस और जितने कंसेप्ट दिए उसके हिसाब से आप चैप्टर को परफेक्ट बोल सकते हो 90%। 90%, उसमें भी कंडीशंस हैं। तो देखो इंग्लिश, हिंदी, मराठी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस। एक्चुअली मैंने इसका पोस्ट 1 मंथ पहले डाला था बट वीडियो बनाना ही भूल गया मैं। हाँ, वेल डन। ठीक है, सो इन चैप्टर्स की, इन सब्जेक्ट्स की बात करें तो इनमें कई सारे चैप्टर्स होते हैं। हमें पता है किस चैप्टर में हमें क्या करना है। अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैं उसमें हमेशा कहा करता था हाउ टू स्कोर इन एसएससी बोर्ड एग्जाम नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको ऐसे ऐसे वीडियोज़ मिलेंगे ना बेहतरीन, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा 11th खोल के रख दिया मैंने कि यार देखो 11th ऐसा होता है, सॉरी 10th उसमें 10th में आपके मैंने पूरी चीज़ें बता दी है कि यार ऐसा एक एक सब्जेक्ट, एक एक चैप्टर ऐसा होता है। फिर से बता देता हूँ। इंग्लिश में देखो 2 ही टाइप के लेसन्स होते हैं, या तो स्टोरी होगी या तो पोयम होगा। तो कोई भी स्टोरी को आप लोग एक बार रीड करो, वर्ड्स की टर्मिनोलॉजी मतलब टर्म्स की मीनिंग को समझो, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे दिए गए ग्लॉसरी पढ़ लो, वोकेबुलरी मतलब जो भी वहाँ पे मीनिंग वगैरह दिए रहते हैं वो सारे पढ़ लो, वर्कशॉप को एक बार रीड कर लो और कहानी एक बार दिमाग में बैठा लो। मतलब कोई भी कहानी का आपसे कोई भी एक पार्ट में पूछूं तो आपको बताने आना चाहिए कि आखिर उसके बाद हुआ क्या था। जैसे कोई भी एक चैप्टर उठा लो, 3 क्वेश्चंस उठा लो, तो 3 क्वेश्चन में मैं पूछ लूँ कि जो व्यक्ति किंग को मारने आया था वो व्यक्ति कहाँ छुप के बैठा था। आपको ऑप्शन दे दूँ, पेड़ के पीछे, झाड़ के पीछे, कहाँ बैठा था, तो आपको बताने आना चाहिए। मतलब उस कहानी का एक एक पहलू आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो आपको वो चीज़ें याद रहनी चाहिए, तब आप लोग बोल सकते हो कि यार ये स्टोरी मेरी अब परफेक्ट है, ठीक है। ऐसे परफेक्ट करना है आपको किसी भी चैप्टर को जो कि स्टोरी के फॉर्म में दिया हो इंग्लिश में, ठीक है। सेम गोज फॉर हिंदी, सेम गोज फॉर मराठी में आपको मीनिंग, शब्दार्थ याद करने होंगे, प्लस जो भी वहाँ पे छोटा मोटा वाक्य प्रचार दिया रहता है उसका मीनिंग याद करना होगा। लास्ट में स्वाध्याय भी आपको एक बार रीड करना होगा। सेम चीज़ हिंदी मराठी के लिए भी लागू होती है, ठीक है। पोयम में क्या करना है, पोयम में आपको सबसे पहले पूरे लाइन की मीनिंग जाननी है। लाइन की जो भी मीनिंग दी रहती है, मतलब भावार्थ आप लोग बोल सकते हो। हाँ, एक जन पूछ रहे थे कि यार भावार्थ और एप्रिसिएशन, रसग्रहण, भावार्थ और रसग्रहण में फ़र्क क्या होता है। रसग्रहण में हम लोग एप्रिशिएट करते हैं कि उस कवि ने पर्टिकुलर कविता में किस तरीके से लेख किया है, मतलब कविता उन्होंने कैसी लिखी है, किन शब्दों का प्रयोग किया है, क्या चीज़ उस कविता को खास बनाती है, कौन सी लाइन उसमें ऐसी है जिन्होंने बहुत बड़ा इंप्रेशन छोड़ा है ना। ये चीज़ के बारे में हम बताते हैं रसग्रहण में। भावार्थ मतलब उस लाइन का पर्टिकुलर मीनिंग बताना। सो दोनों बहुत ही अलग चीज़ है, ठीक है।
लाइन की आपको मीनिंग अच्छे से याद करनी है। रसग्रहण, रसग्रहण बोलो या एप्रिसिएशन बोलो, पद्य विश्लेषण बोलते हैं हिंदी में, पर हिंदी में रसग्रहण आता नहीं है अब, पद्य विश्लेषण हिंदी में अब आता नहीं है, तो इसके बारे में टेंशन आपको नहीं लेना है, ठीक है। बस मराठी और इंग्लिश में आता है तो वो आपको याद करना है। इतना सब होने के बाद लाइन की आपको एक एक मीनिंग समझ में आ जाए, एक एक लाइन को आप लोग एक्सप्लेन कर पा रहे हो, रसग्रहण आपको याद हो जाए, एप्रिसिएशन आपको याद हो जाए, तब आप बोल सकते हो कि हाँ यार आपका इंग्लिश का वो पोयम, हिंदी का वो पोयम, मराठी का वो पोयम परफेक्ट है। वरना वो परफेक्ट आप नहीं बोल सकते, वो भी कितना परफेक्ट, 90%, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। मैथ्स में आपको एक्सरसाइज का कंसेप्ट सबसे पहले अच्छे से मालूम रहना चाहिए। जैसे आप लोग अगर मेरे 10th के वीडियोस देखो तो वहाँ पे मैं एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स बताया करता था, है ना। उसके बाद आप लोग खुद ही सॉल्व कर ले जाते रहोगे कई सारे क्वेश्चंस। तो सबसे पहली बात, कंसेप्ट में क्लैरिटी होनी चाहिए, फॉर्मूला नहीं रटना है। फॉर्मूला रटने को ऐसा नहीं बोलते कि यार तुम्हारा मैथ्स परफेक्ट है, ऐसा होने लगता तो सब फॉर्मूला रट के सब 100 लेकर आते, ठीक है। सो कंसेप्ट आपका अच्छे से रहना चाहिए, फॉर्मूला तो है ही बट पहले कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब कैसे, कहना क्या चाहते हो, देखो जब जो भी आपका कंसेप्ट लिखा हुआ है, जो भी आपका थ्योरम लिखा हुआ है, वो आपको मालूम रहना चाहिए कब यूज करना है, किस क्वेश्चन में यूज करना है, कैसे यूज करना है। जैसे मैं आपको बोलूं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जैसे मैं ट्रायंगल बना दूं वाला बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, यहाँ पे है भाई ABC और यहाँ पे है PQ। आपको थ्योरम तो याद है कि यार AP/PB इज इक्वल्स टू AQ/QC, पर इस टाइप का क्वेश्चन सामने आने पर आप ये थ्योरम यूज ही नहीं कर पा रहे हो। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है आप थ्योरम यूज ही नहीं कर पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि यार इसमें करना क्या है, कब ये थ्योरम यूज करना है। सो वहाँ पे आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको बस फॉर्मूला रटा हुआ है। तो कंसेप्ट को क्लियर करो, पूरा एक्सरसाइज अच्छे से सॉल्व करो, प्रैक्टिस सेट अच्छे से सॉल्व करो, प्रॉब्लम सेट अच्छे से सॉल्व करो, और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस फ्रॉम NCERT इतना कर लो, तब आप बोल सकते हो कि मैथ्स का कोई चैप्टर आपका परफेक्ट है। इतना करते हो तो वो 90% परफेक्ट है, NCERT भी कर लेते हो तो वो 99% परफेक्ट है, ठीक है। साइंस, साइंस में टेक्स्ट बुक रीडिंग आपने सबसे पहली बार 2 बार टेक्स्ट बुक रीड करे रहना चाहिए। हाँ मुझे पता है बोरिंग काम है बट करके रहना चाहिए। हर एक कंसेप्ट को, हर एक पैराग्राफ को, हर एक लाइन का मतलब आपको अच्छे से डीप में मालूम रहना चाहिए। कोई भी प्रोसेस दिया हो उसके बारे में अच्छे से मालूम रहना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक रीडिंग, कंसेप्ट की पावर, और उसके बाद लास्ट में आते हैं डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले, सारी चीज़ें। मतलब आपसे अगर मैं बोलूँ कि यार ये चीज़ आके आप लोग कैसे बोल सकते हो, मतलब अभी तो मैं ये बता रहा हूँ कि कब आप बोल सकते हो कोई चैप्टर परफेक्ट है, अभी ये भी बताऊंगा कि कैसे परफेक्ट करना है ना। वीडियो लंबी नहीं होगी, टेंशन मत लो। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो साइंस का चैप्टर आप 90%, सिर्फ 90% परफेक्ट बोल सकते हो, क्योंकि साइंस में लॉजिकल क्वेश्चंस भी आते हैं, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं बताऊँगा। सोशल साइंस, एक्सरसाइज के क्वेश्चन रट लो, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रट लो 3-4 मार्क्स वाले, और जो डू एज डायरेक्टेड होते हैं, फिल इन द ब्लैंक होते हैं, डू एज डायरेक्टेड, डू एज डायरेक्टेड, फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम, ये तो आता ही नहीं है ना, ठीक है। इतना ही, ये आप हर एक नोट्स से करोगे, मास्टर की हो, नवनीत हो, टारगेट हो। क्या नोट्स बनाना जरूरी है? मैंने नोट्स नहीं बनाए थे 10वीं में, किसी भी सब्जेक्ट के नहीं बनाए थे एक्सेप्ट मैथ्स, वो भी मैथ्स के सम्स के, और ज़रूरत भी नहीं पड़ी, ऐसे नए रह गए नोट्स बनाने के बाद, ठीक है। सो डू एज डायरेक्टेड हो, फिल इन द ब्लैंक हो, ये सारे आपको मास्टर की, टारगेट, हर एक जगह से रीड करके रखने हैं, एक्स्ट्रा वाले, बिना स्टार वाले सब, ठीक। टेक्स्ट बुक से नहीं आता ये सब, ये टेक्स्ट बुक से आएगा 100% एक्सरसाइज से। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि पर्टिकुलर चैप्टर आपका 90% परफेक्ट है। रीडिंग कर लोगे, अच्छे से स्टोरी समझ लोगे तो वो 99% परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सो परफेक्ट अब करना कैसे है? सो सबसे पहले इंग्लिश का आपको कोई भी एक वीडियो देखना है, आप मेरे भी वीडियोस देख सकते हो, अच्छे खासे हैं, कम टाइम में है। इंग्लिश में आप वीडियो देखें, कहानी समझे, अब एक बार खुद से रीड करो। रीड करने पर देखो क्या आपको उस पर्टिकुलर लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, उस पर्टिकुलर वर्ड का मतलब समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो दोबारा ओपन करो, क्या पता मैंने ही ना बताया हो तो कमेंट करो, ट्रांसलेटर यूज़ करो, गूगल का यूज़ करो, भाई गूगल है तो उसका अच्छा यूज़ करो, है ना। फिर वर्कशॉप में देखो आप कितने आंसर खुद से दे पा रहे हो, वर्कशॉप में ही वो सब भी आ गया। मतलब कुछ लोग सोच रहे कि पर्सनल रिस्पॉन्स, स्वामत, ये सब का तो नाम ही नहीं लिया आपने, इसी में आ गया वो भी, पर्सनल रिस्पॉन्स और स्वामत बोल दो, अभिव्यक्ति, जो भी, मतलब तो स्वामत वगैरह हिंदी मराठी के लिए और पर्सनल रिस्पॉन्स इंग्लिश में। तो वर्कशॉप में तो आपको पढ़ने हैं पर्सनल रिस्पॉन्स, बट जो डाइजेस्ट वगैरह में एक्स्ट्रा दिए हुए वो भी पढ़ने हैं। इंग्लिश हिंदी मराठी के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ नवनीत यूज़ करो, नवनीत बेस्ट है मेरे हिसाब से। टारगेट यूज़ करते हो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट लैंग्वेजेस के लिए नवनीत मुझे बेस्ट लगी थी।
ठीक है। तो स्वामत वगैरह आप लोग उसमें से एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, उससे आपको पता चलेगा कि यार ये लाइन को कैसे लिख सकते हैं, किस ब्यूटी में उसमें लिखा हुआ रहता है स्वामत वगैरह, वो चीज़ आपको पढ़ के समझ में आएगी। और कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम में हमारे जितने भी स्वामत आए थे उसमें मैंने बहुत ही अच्छी अच्छी लाइन्स लिखी थी लैंग्वेज के पेपर में, और वो सारी की सारी लाइन्स डाइजेस्ट से कॉपीड थी। मतलब कुछ लाइन्स ऐसी होती है जो आप लोग सिमिलर स्वामत में यूज़ कर सकते हो। वैसे तो ऐसा स्वामत आएगा जो आपने ना तो सुना होगा ना तो कहीं देखा होगा बोर्ड एग्जाम में, वहाँ पे आपका खुद का दिमाग लगेगा, तो वो तभी आप लोग लिख पाओगे जब आपको मालूम रहेगा अच्छे से उस चीज़ के बारे में, ठीक है। मैथ्स की बात करें तो आपको सबसे पहले टीचर से सीखना है, फिर क्या देखना है कि खुद से सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। एक बार कर लिया, एक और बार करना है, एक और बार करना है, उसके बाद प्रॉब्लम सेट सॉल्व करना है। इतना करने के बाद आपका वो चैप्टर बोर्ड लेवल पे परफेक्ट हो गया। बट चैलेंजिंग क्वेश्चन के लिए एनसीईआरटी करनी होगी, तो फिर एनसीईआरटी का पीडीएफ निकालो और उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालो, तब बोल दो यार अब मेरा मैथ्स परफेक्ट है। 100% लिख के लेना, आपके चैलेंजिंग क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आएंगे। और एनसीईआरटी के जितने भी चैलेंजिंग क्वेश्चन है उसके ऊपर मैंने वीडियोस बना के रख दिया है। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, मैथ्स क्लास 10th 1 शॉर्ट एंड चैलेंजिंग क्वेश्चन, उसको ओपन करोगे आप लोग तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे एनसीईआरटी बेस्ड जो भी हार्ड क्वेश्चन है अच्छे खासे वीडियोस मिलेंगे, ठीक है। पिछले साल मैंने बनाया था पूरा, मतलब काफ़ी कुछ था, देख सकते हो आप लोग उसको। साइंस की बात करें तो साइंस में पूरा टेक्स्ट बुक आपको याद रहना चाहिए। जैसे मैं बोल दूँ पहले चैप्टर में क्या क्या था, तो उसको इतना अच्छे से याद रखो ना कि मतलब कभी भी आपसे, जैसे मुझे वो चैप्टर मैंने लास्ट टाइम सीईटी में पढ़ाया था, अभी सीईटी जब होने वाला था तो मैंने कोर्स लॉन्च किया था, तो उसमें मैंने उस चैप्टर को परफेक्ट पढ़ाया था। तो अब आप मुझसे अगर वो दोबारा पूछोगे तो मैं बता सकता हूँ। सबसे पहले आपको हिस्ट्री वगैरह दी गई थी, फिर आपको प्रोटीन सिंथेसिस का पूरा प्रोसेस दिया गया था, नीचे छोटा सा आपको म्यूटेशन बताया हुआ था, फिर उसके बाद एवोल्यूशन शुरू कर दिया था, एवोल्यूशन के 4 डेफिनेशन दिए हुए थे, एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन दिए हुए थे, फिर लास्ट में ह्यूमन एवोल्यूशन दिया हुआ था, ब्रेन का एवोल्यूशन दिया हुआ था, फिर इंसान कैसे मतलब फैक्ट्री वगैरह कैसे आई, क्या ब्रेन कैसे डेवलप हुआ, सब कुछ आपको दिया हुआ था। तो चैप्टर का एक एक लाइन, एक एक पॉइंट, एक एक पैराग्राफ आपको मालूम रहना चाहिए। हालांकि मुझे अभी उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं याद है, बट वो आते ही नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में वो आएगा जो बीच में दिया हुआ है, चैप्टर में दिया हुआ है। तो साइंस का चैप्टर आपका तब परफेक्ट है जब आप बिना टेक्स्ट बुक देखे उस चैप्टर को किसी को पढ़ा सको। चलो हम भी पढ़ाते हैं आपके चैनल पे, नहीं अपने दोस्तों को पढ़ा सको, अपने दोस्तों को बता सको कि यार ये चैप्टर ऐसे देखो, ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन में सबसे पहले फोर्सेस के बारे में दिया हुआ है, मोशन के बारे में दिया हुआ है ना। कहानी दी हुई है शुरू में कि न्यूटन के ऊपर सेब कैसे गिरा था, एक्चुअली ऐसा हुआ नहीं था, छोड़ो। तो ये सब आपको अच्छे से चैप्टर का एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से मालूम रहना चाहिए कि पहले क्या है बाद में क्या है, पूरा लॉजिकल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मालूम रहना चाहिए। आप अपने टीचर्स को देखते रहोगे कि जब वो पढ़ाने आते हैं तो वो टेक्स्ट बुक लेके ऐसा रीडिंग नहीं करते साइंस के टीचर्स। अगर करते हैं तो फिर छोड़ो जाने दो, तो वो रीडिंग नहीं करते टेक्स्ट बुक लेके, वो सीधा आते हैं, कंसेप्ट शुरू करते हैं और बता के चले जाते। फिर आप टेक्स्ट बुक देखते हो, अरे हाँ यार अभी तो यही तो सर बता रहे थे, तो उनको पूरा याद है, अच्छे से याद है, उसी को परफेक्शन बोलते हैं। तो वैसा आपको भी रहना चाहिए। सोशल साइंस में ज़्यादा कुछ नहीं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन अच्छे से रट लेने हैं आपको। एक्सरसाइज क्वेश्चन रटने के बाद फिल इन द ब्लैंक रट लेने हैं। और मैं तो बोलता हूँ डू एज डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक किसी पर्टिकुलर पेज पे पूरा लिख डालो। उसके बाद क्या होगा, आप लोग उस पेज को बार बार निकाल के रिवाइज करोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। कहीं पर भी फ्रीली बैठे हो, कंप्यूटर लैब में गए, आपका पार्टनर कंप्यूटर चला रहा है तो आप निकाल के पढ़ने लगो। अभी तो ऑफलाइन शुरू हो गया है ना, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आपको किसी भी चैप्टर में परफेक्शन हासिल करना है, ठीक है। चलिए, और किसी रिलेटेड टॉपिक पे आपको डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।